मेंटल हेल्थ इन ये कैटास्ट्रोफी एंड इमरजेंसीज क्राइसिस में उस तरह से हम सिर्फ हमारा ध्यान वो डीपर वुंड्स की तरफ है, घर तबाह हो गए, पैसा चला गया, अनाज चला गया, रिश्ते खराब हो गए, बट हमारे अंदर वो इनविजिबल है, कोई देख ही नहीं पाता कि हमारे अंदर कितना उथल पुथल, हमारे अंदर कितना को तूफान चल रहा है, जिसको आज हम इस मीटिंग में पहचानेंगे और कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे अपनी रेजिलियंस वापस लेकर आएंगे, उसके ऊपर आज की मीटिंग की सारी थीम रिवॉल्व करेगी। अच्छा, जैसे मैम ने बताया, मेरा सवाल है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे। जब कोविड आया था, जब कोविड में हम सबको घरों में रहना पड़ा था, आप सब फैमिली, बच्चे, बुजुर्ग, क्या उस टाइम पे थॉट्स चल रहे थे? उस टाइम पे क्या महसूस हो रहा था? कोई एक आधा बंदा बताए। हाँ जी। जब कोरोना आया सी, जब कोरोना था, तब हमें कैसी फीलिंग आ रही थी? क्या चल रहा था हमारे मनों में? क्या सबसे पहला थॉट क्या था? क्योंकि उस टाइम पे इतना पैनिक क्रिएट हो गया हुआ था, यहाँ तक हो गया था कि डेड बॉडीज नहीं मिल रही थी, या डेड बॉडी मिलती थी तो घर नहीं लेके आ सकते थे, सीधा वहीं लेके जाते थे। तो सबसे पहली जो हमारी इमोशन थी वो डर की थी, फियर। सबसे पहली इमोशन हमारी फियर की थी उस टाइम पे, राइट? चलो, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अभी पीछे वॉर की जब स्थिति बनी थी, अभी रिसेंटली जब रात को में इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली हम अमृतसर के बॉर्डर्स में रहते हैं, तो तब जब वॉर की स्थिति बनी थी और ब्लैकआउट कर देते थे, तब कौन सी इमोशन आती थी? क्या लगता था? तब भी फियर था। सेकेंड इमोशन भी हमारी फियर की थी। क्या? फियर और साथ में एंजाइटी, क्या बनेगा अगर ऐसा हो गया तो क्या बनेगा, बॉम्ब गिर गए तो क्या होएगा, लड़ाई छिड़ गई तो क्या होगा। अब थर्ड, अभी रिसेंटली फ्लड्स आए हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी चला गया है और प्रॉब्लम्स आई हैं, फिजिकली चलो नुकसान भी हुए हैं बहुत सारे। तब हमारी क्या स्थिति थी? तब हमारी मनोस्थिति क्या थी? सेम, डर। अब उस डर की वजह से, उस डर को हमने किसके साथ एक्सप्रेस किया, किसके साथ शेयर किया? उस डर की वजह से कई लोग ऐसे रहे हैं हमारे पास कोविड में, जो हमारे ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे पेशेंट्स, वो तो थे ही ना, लेकिन हमने ये देखा कि कोविड में हमें जो पेशेंट के साथ कितने फैमिली मेंबर्स थे, हमें उनको भी ट्रीट करना पड़ा, स्पेशली बच्चों को और वाइफ्स को, पेरेंट्स को, सबको ट्रीट करना पड़ा, क्योंकि उनमें तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, पर क्या कभी किसी ने जनरली एवं हमारा पेट में दर्द होता है ना, हम एक बारी दवाई खाते हैं और सेकेंड टाइम कहते हैं अल्ट्रासाउंड करा लो फटाफट, कुछ निकल ना आए, कुछ रह ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाजू में पेन जाएगी, केड़ी बाजू च पेन हो रही है, लेफ्ट में हो रही है, राइट में हो रही है, अच्छा लेफ्ट में हो रही है, फटाफट से ईसीजी करा लो, फटाफट से इको करा लो। क्या कभी किसी ने, जिसको नींद नहीं आ रही या भूख नहीं लग रही या मन उदास है, ये कहा है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके अपना कोई टेस्ट करा ले, अपनी कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट करा ले? किसी का बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, या स्कूल में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, या वो बात नहीं सुन रहा, या घर पे कोई भी इमोशनल हमारी वेल बीइंग अच्छी नहीं है, क्या कभी हमने ये एफर्ट्स लगाए हैं कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अर्ली इंटरवेंशन करा ले? पेट दर्द हुआ, बाजू में दर्द हुई, चेस्ट में पेन हुई, वो हमने फटाफट से जाके स्कैन करा लिए। कई बार ना जब स्कैन कराने जाते हो, पूछते किसने आपको रेफर किया है, हम कहते हैं हमने खुद को ही आप ही रेफर किया है। लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज में जब हमारी इमोशनल वेलबींग नहीं ठीक होती, हम वहां पे कभी भी नहीं जाते कि हम खुद से जाके एक रेफरल ले लें और खुद से जाके कंसल्ट करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ में ना स्टिग्मा बहुत है। मेंटल हेल्थ को हम एक ही जवाब देते हैं, मैं कोई पागल हाँ, तुसी हो गए पागल, तुसी चले जाओ। पागल इज नॉट अ वर्ड। मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी आ सकते हैं, छोटे बच्चे को भी आ सकते हैं, बड़ों को भी आ सकते हैं। सो टाइम रहते हम उसको देखें और नजरअंदाज ना करें। सो मेंटल हेल्थ थीम, तो मेंटल हेल्थ शब्द से आपको समझ आया हम सेहत किसकी बात कर रहे हैं? अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और ये मानसिक स्वास्थ्य किन 3 चीज़ों से रिलेटेड है? आप कैसे सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, और आप किस तरह से बिहेव करोगे। जब भी क्राइसिस आते हैं तो बहुत 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें नंबर 1 सेफ्टी, चाहे वो वॉर की सिचुएशन थी, फ्लड की सिचुएशन थी, तो हमें लगता है कि हम ठीक तो रहेंगे, हमारी जान भी बचेगी, तो सेफ्टी इज़ वन थिंग दैट इज़ प्राइम, एक मोटिव बन जाता है।
सेकंड कि हम सपोर्ट तो कोई मिलेगा हमें जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। एंड थर्ड थिंग कि क्या हमारी हीलिंग, क्या हम दोबारा अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर पाएंगे। उसी तरह जब हम मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब वहाँ पे क्राइसिस आए, इमरजेंसीज आई, क्या एडिक्शन आपको कम क्राइसिस से लगती है? जब हमें पता लगता है कि वॉर लग गई, जहाँ फ्लड्स आ गए, तो हमने बोला कि हमारा चीफ इमोशन उस टाइम पे क्या लग रहा होता है? डर। पर जब एडिक्शन हमारे घरों में आई तब हमारा इमोशन क्या था? क्या वो इमरजेंसी नहीं लगी? तब आपको लगा कि नहीं, ये कौन सी विपदा घर पे आ गई, हमारा अपना प्यारा क्या कर रहा है। सो कैन यू रिलेट दैट कि एडिक्शन भी किसी कम कैटास्ट्रोफी या किसी डिज़ास्टर से मुकाबला कम कर रही है? क्योंकि हम बिल्कुल उसी बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि इमरजेंसी हो गई है। तो क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारा वहाँ पे एडिक्शन के घरों में रुड़ता जा रहा है। हम अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, बट एडिक्शन हमारी लाइफ में वो पूरा लाल बत्ती जो गाड़ी में घूम रही होती है ना, जो कह रही होती है इमरजेंसी इमरजेंसी, रास्ता चाहिए रास्ता चाहिए, एक एम्बुलेंस निकल रही होती है, उसी तरह एडिक्शन हमारे घर में लाल बत्ती जगा देती है कि इस घर में अब क्या है? क्राइसिस। क्योंकि हमारे घर में क्या होगा? क्लैशेस होंगे, एंड क्लैशेस किस में टर्न होंगे? क्राइसिस में। मूविंग अहेड विद द थीम understanding what happens in crisis. Catastrophe, emergencies, earthquakes, floods, accidents, wars, pandemics not only destroy property or lives but deeply affect our mind and emotions. कि हमें सिर्फ ये लगे कि ये चीज़ें जा रही हैं, हमारी प्रॉपर्टी चलेगी, पैसा चला गया, हमारा घर चला गया, बट कहीं ना कहीं वो घाव कहाँ पे छोड़ के जाते हैं? हमारे अंदर, इनविजिबल, जो किसी को दिखते भी नहीं है। In the same way, when family comes to know that their loved one is into addiction, then there is a crisis and emergency. क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि जब हमें पता लगा हमारा लव्ड वन एडिक्शन में चला गया है, वो नशे की बीमारी में है, तो उस टाइम पे हमने क्या महसूस किया? धक्का लगा, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती कि अच्छा चिट्टा कर रहा है, रोज़ की 1 बोतल शराब पी रहा है, अपने आप को टीके लगा रहा है, भांग पी के जब वो तोड़फोड़ घर पे कर रहा है और खुद से बातें कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो आपने घर में ही देखी होंगी, वो कम इमरजेंसी से है? होश उड़ गए, नींद उड़ गई, बेचैनी कि अब क्या बनेगा। और इस स्थिति में हम तो किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं ये जाके किसको बोलूँ कि मेरा बेटा टीके लगा रहा है। तो अंदर की बात अंदर, आप अपने आप के साथ ही खुलते रहे। अब एक जो कुकर है जिसकी सीटी नहीं बज रही, उसी तरह वो प्रेशर बिल्ड होगा तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। तो आप सोचो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमें पता लगा कि हमारे लव्ड वन एडिक्शन में है, तो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, हम बेचैन हैं, हम बिल्कुल दर्द में हैं, हमारी अंदर से हालत क्या होगी? वाइस वर्सा, जब यहाँ पे मेरे पेशेंट्स यहाँ पे जब वो देखते हैं कि हम नहीं छोड़ पा रहे, हमारी सब्सटेंस करने की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, मैं अपने पैसों की चोरी कर रहा हूँ, मैं अपनी गद्दी से हेरा फेरी कर रहा हूँ, आपको लगता है कि वो अपनी एक सेल्फ एस्टीम, अपनी एक इमेज के साथ, मतलब जब सामने बंदा, एक इंसान शीशे में तैयार होता है, तो उसके अंदर से आवाज़ क्या आती होगी कि तू कर क्या रहा है, क्या तू अच्छा है? ये सारी सिचुएशंस किस चीज़ को बता रही है? हमारी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट हुई। जैसे मैम ने बताया, ड्यूरिंग सच टाइम्स आवर ब्रेन गोज इनटू सर्वाइवल मोड, इट रिलीजेस स्ट्रेस हार्मोन्स। ना चाहते हुए भी हम जब स्ट्रेस में आते हैं तो अंदर से केमिकल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमें लो मूड होता है, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है। और ये जो कैटास्ट्रॉफ्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, इसमें हमारा बस चलता है कभी? जब फ्लड्स आए थे, जब वॉर की सिचुएशन हुई थी, या जब कोरोना आया था, वो चीज़ें जिसमें हमारा बस ही नहीं है। इन द सेम वे जब एडिक्शन घर पे आई, उसमें हमारा बस नहीं चला, हम बेबस थे, हम हेल्पलेस थे। इन द सेम वे हमारे पेशेंट्स भी बेबस थे, हेल्पलेस थे, हमारे बस में नहीं था। जब हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं, मेरे में पता नहीं क्या कमी रह गई थी, मेरा बच्चा क्यों एडिक्शन में चला गया,
या मेरा फैमिली मेम्बर क्यों एडिक्शन में चला गया, तो पहले हम समझे कि इन चीज़ों पे हमारा बस नहीं है, ना चाहते हुए भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं और इमरजेंसी लग जाती है, घर में मुसीबत आ जाती है जो कि कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। तो उस टाइम पे हम फील क्या करते हैं, हम फील करते हैं कंफ्यूज्ड और नम। या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम, या तो नम भी हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं पड़ती, हम सुन पड़ जाते हैं। जब पहली बार हमें पता लगा था कि मेरा लव्ड वन एडिक्शन में है, हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। जैसे हमारे लव्ड वंस डिनाइल में होते हैं, हम भी डिनाइल में होते हैं। हमारा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरा बच्चा भी कभी गलत हो सकता है, नहीं हो सकता, मेरा लव्ड वन नशे में जा सकता है, वो नहीं जा सकता। देन हम स्केयर्ड होते हैं या पैनिक में चले जाते हैं, तो हम डरते हैं या फिर पैनिक मोड में चले जाते हैं। हुन की बनेगा, हुन की होएगा, हुन की करांगे, इस तो बाद की होएगा। देन हम एंग्री होते हैं या हेल्पलेस होते हैं, हमें समझ नहीं आती, तो हमारा एक बेसिक इमोशन आता है आउट ऑफ फेयर कि हम गुस्सा करने लग पड़ते हैं। हम अपने तरीके से गुस्से से बात करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से, इरिटेशन आने लग पड़ती है, या हम बेबस फील करते हैं कि अब तो मैं किसी को बता नहीं सकती। जैसे मैम ने पहले बोला, इतना स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ इश्यूज में या एडिक्शन में, हम कभी शेयर ही नहीं करते हैं। हमें लगता है किसी को पता ना चल जाए, एक बबल में रहते हैं, घर की बात घर में ही रह जाए, कमरे की बात कमरे में ही रह जाए, किसी को पता ना चले। देन इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं हम इमोशनली एक दूसरे से किनारा करना शुरू हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं। एक बंदा एक कमरे में चला जाता है, दूसरा बंदा दूसरे कमरे में चला जाता है कि अब मुझे कोई फर्क ही नहीं करता, जो करना है करो, जिस तरह मर्जी जाओ। देन ओवरवेल्म्ड बाय द स्मॉलेस्ट थिंग, छोटी छोटी बातें होती हैं तो हमारी इमोशंस जो होती है ओवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज देना शुरू हो जाते हैं। कल ना मैं ड्राइव कर रही थी रात को, तो एक रेडियो मिर्ची में ना कुछ मुर्गा मुर्गा करके कुछ आता है, मुझे इस बात पे याद आया। तो उस पे मैं सुन रही थी, साथ में ड्राइव कर रही थी, तो उसमें ना वो क्योंकि मुर्गा बनाना होता है तो वो किसी को बता रहे थे, तो एक फीमेल से बात कर रहे थे, सत श्री अकाल बहन जी, दिस कल की बात है, अगर किसी ने सुना है मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि हाँ जी, कहते हैं मैं ना आपके हस्बैंड का फ्रेंड बोल रहा हूँ। कहती मुझे नहीं पता कौन से फ्रेंड। कहते नहीं, मैं उसका वो फलाना फ्रेंड बोल रहा हूँ। कहते अच्छा। उसके बाद वो कहती है कि हाँ जी सत श्री अकाल भाजी, दसो किस तरह। वो ना ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड ने शराब बड़ी पी ली है, तो बाथरूम च गया तो वो ना एकदम से गालियां निकालना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा। सवेरे मैंने कह के गया सी, अज करवा चौथ है, अज नहीं पिएगा, अज फिर पी लिया, जो करना करे, जिथे जाना जाए, जिथे मरना मरे, मैंने कुछ नहीं पता। तो उसके बाद वो बोलता है सॉरी मैम, आपको वो रेडियो मिर्ची में मुर्गा बनाया गया। सो आई एम टेलिंग यू कि इमोशंस क्या आती हैं एकदम से, क्या इमोशन आती है, हम इमोशनली एग्रेसिव हो जाते हैं या कट डाउन कर देते हैं, हमारी सैचुरेशन आ जाती है, हम कहते हैं जो करना है करे, जिथे जाना जाए। हम समझ नहीं पाते हैं कि एडिक्शन जो है एक बीमारी है और उसको कैसे हमने हैंडल करना है। देन दीज आर नॉर्मल रिएक्शन टू एबनॉर्मल सिचुएशन। जितने भी ये रिएक्शंस बताए हैं, इमोशनली नम हो जाना या एग्रेशन आनी या पैनिक में चला जाना या डर में जाना, ये हमारे नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं जो भी सिचुएशन आ रही होती है, क्योंकि इमीडिएटली लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें या हमारी जो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से हमें इमीडिएटली नहीं पता लगता कि क्या रिस्पॉन्स दें, क्या बात करें, किस तरह से हम इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करें। So common emotional reaction in families: shock, fear, anxiety और sadness. So जब मैं इस तरफ आती हूँ तो एज अ फैमिली जब हमें पता लगता है कि हमारा लव्ड वन एडिक्शन में है, तो नंबर 1 मेरे घर में क्राइसिस, मतलब एक तबाही का अलार्म बजना शुरू हो गया। अब आप बताइए कि उस सिचुएशन में ऐसे कितनी रातें रही हैं जब हमने खुद हमारे हंजू अपने आंखें भर भर के हम अकेले रोए हैं एवरी डे, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे लिए मतलब वो अनबेरेबल होती है, बर्दाश्त करने के बाद होती है कि मेरे ही घर में मेरे ही बच्चे को, मेरे ही हस्बैंड को ये रोग लगना था, बिकॉज दैट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। रियलिटी में बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये हादसा मेरे घर में हो गया। वो क्या हो गया कि मेरा लव्ड वन क्या कर रहा है, नशा कर रहा है। डर, बेचैनी, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, उदासी, हम बात करना बंद कर देते हैं, हम लोगों में मिलना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमसे पूछे ना।
हम पे उंगली ना उठाएं, हमारा मजाक ना उड़ाएं हमारे पीठ पीछे कि ये इनका बेटा। बड़ी गाय बनती थी, बड़ी गाय मतलब यहाँ पे सरपंच जी कर रही थी घर पे इनके, देखा, बिकॉज कोई इसको बीमारी की तरफ देखता ही नहीं। रोलर कोस्टर ऑफ एक इमोशंस का चलता है जो हमें बिल्कुल एक अंदर से कन्फाइन करता जाता है, बिल्कुल बांधता जाता है। हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जब अंदर से आप परेशान हो तो आपकी लाइफ में जिन चीज़ों में आपका रुझान होता है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपका मन ही नहीं करता। खाना नहीं खाया जाता, नींद नहीं आती है, हर टाइम पे अरदास होती है। जब वो सामने आता है, क्योंकि प्यार इतना होता है, समझाने की जगह वो नहीं समझ रहा, हमारा गुस्सा आ जाता है। फिर हम वो गुस्से में हमें होता है कि यार मैं इतना वादा शब्द क्यों कहता। फिर मैं वापस लाड प्यार पे पहुंच जाती हूँ, थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं कोई गल नहीं। हम इसी तरह से हमारे ये कॉमन इमोशनल रिएक्शंस रहे हैं। तो कभी ना कभी आप देख लीजिए, हमें नींद नहीं आ रही, काम करते करते अचानक भूल जाती हूँ। देखा होगा कि चाबी कहाँ पड़ी थी, मैं भूल गई, मैं करने क्या जा रही थी। बंदा वापस जाके सोचता है कि हाँ मैं क्या करने के लिए निकली थी, मैं दोबारा वापस जाऊँगी तो शायद मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जाए, क्योंकि दिमाग इतना को कंफ्यूज हो गया, इतना को पजल हो गया कि काम में अब ध्यान ही नहीं लग रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। देन उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स, क्योंकि हर टाइम पे अगर एंजाइटी रहेगी, चिंता रहेगी, तो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी गट हेल्थ आपस में जुड़ी है। एकदम पेट खराब हो जाना, कोई न्यूज़ आनी, वो कहते हैं पेट में वट पड़ रहे हैं, टांगे कांप रही है, दिल की धड़कन बढ़ने शुरू हो जाना, सर दर्द रहना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी क्राइसिस के बाद हमारे इमोशनल रिएक्शंस। देन फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर्स, हर समय गिल्ट, पछतावा, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, शायद मैं इसको स्कूल में डाल देती, शायद इसको बाहर भेज देती, शायद इसको बिजनेस के लिए पैसे दे देती, शायद मैंने रोक दिया, इसके कारण तो नहीं ये सब हो रहा, मेरी कोई कमी तो नहीं रहेगी। एज अ वाइफ यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि शायद मुझ में कमी है, कि मेरा हस्बैंड मेरी बात सुन ही नहीं रहा, घर वाले भी उसकी कमी निकाल देते हैं, वैसे तो ठीक से ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ तब तो योरा नशा बढ़ा। ये काइंड ऑफ लेबल्स हमने बहुत सुने हैं जो हमें तोड़ देते हैं। हमारे अपने रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं ना 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 इनको मत बुलाना ब्याह शादी पे, इनका बेटा आएगा पंगा ही डालेगा, उसका तो मतलब है अपनी पार्टी खराब कर लेना, इनको ना ही बुलाओ। तो बेमने उनकी आंखें बता देती होती हैं कि वो आपको नहीं चाह रहे आपको बुलाने के लिए। एंड देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट, ब्लेम, साइलेंस, जहाँ हम लड़ रहे हैं, जहाँ हम एक दूसरे के कारण, तेरे कारण, फादर मदर को, मदर फादर को, वाइफ इन लॉज को, हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड कभी फादर को, इनके कारण पी रहा हूँ। तो ये घर का हमारा क्राइसिस इमरजेंसी वाला माहौल है। देन फर्दर ओवर प्रोटेक्टिव कंट्रोलिंग बिहेवियर, डिनाइल ऑफ इमोशनल पेन, इंक्रीज्ड वरी अबाउट सेफ्टी एंड फ्यूचर। अपने साथ बैठ के हम यही क्वेश्चन करते हैं माँ बाप, हम चले गए तो इसका क्या बनेगा। वाइफ के मन में क्या चल रहा होता है, सारी ज़िंदगी मैं ऐसे कैसे इनके साथ निकालूंगी, इनको ना मेरी चिंता है ना बच्चों की चिंता है, मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि वो काम पे भी नहीं जा रहा। अब ये सोचो, ये जो सारा तूफान, ये जो ये पूरा आपके अंदर चल रहा है, इस तूफान को आपने किसी को बताया, इस तूफान के लिए कभी कोई हेल्प मांगी। हमारे अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और हमारे पास एक इंसान भी नहीं है जो हमें समझ सके कि हम किस पीड़ा, हम किस दुख से निकल रहे हैं, हमारे ऊपर कौन सी बिजली आके गिर गई है। और ये सारे इमोशंस के साथ ये हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब है और हम इतनी बेबसी कि हम किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहे, क्योंकि जो पहला सेंटेंस में हमने बोला था कि हमारा स्टिग्मा इतना अटैच्ड है कि मैं जाऊंगी तो ये ना मेरा तमाशा बन जाए, तो मैं अपने घर में अपने घर की बात ही रखूं। बट क्या उससे सोल्यूशन मिला? सो अब हम इधर आते हैं, मैम इनको एडवोकेट करेंगे आज। कॉमन इमोशनल रिएक्शंस इन पेशेंट्स, जब क्राइसिस आता है, जब हम फंस ही जाते हैं, जब हम एडिक्शन में आ ही गए हैं, तो क्या क्या फीलिंग आती है। सबसे पहले तो आती है टॉक्सिक शेम। अपने आप में इंसान इतना शर्मसार होता है कि अब मैं किसी को फेस कैसे करूं, मैं कैसे बताऊं। सालों साल लग जाते हैं फैमिली को ये बता पाने में
कि मैं नशे में फंस गया हूँ। अपने अंदर इतनी शर्मिंदगी चल रही होती है कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कभी कभी लूंगा, मैंने सोचा था एक आधी बारी लूंगा, मैंने सोचा था मैं फन सेक करूंगा, पर ये तो मैं फंस ही गया। वो इतनी टॉक्सिक शेम होती है कि हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते, किसी से भी। अपना जो सबसे करीबी होता है, जो अपना सबसे ज़्यादा लव्ड वन होता है, उससे भी नहीं बात कर पाते। वो इतनी ज़्यादा अंदर शर्म होती है। देन इज लो सेल्फ एस्टीम। अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ इमेज, अपनी नज़रों में हम खुद ही गिर जाते हैं। हमारी सेल्फ एस्टीम खुद के अंदर से इतनी गिर जाती है कि ये क्या हो गया। वो डॉक्टर साहब कई बार कहते हैं कि आईने में हम खुद को देख नहीं पाते हैं कि भाई तुम कैसे इंसान थे, अब तुम कैसे बन गए हो, तुम कहाँ पे थे, अब तुम कहाँ पे आ गए हो। वो लो सेल्फ एस्टीम एक क्राइसिस बन जाती है हमारे लव्ड वंस में। देन होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। उम्मीद खत्म हो जाती है, अपने आप को लगता है कि अब मैं किसी जोगा नहीं रहा, जो मैं कर सकता था सारे काम अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, और मैं बेबस फील करता हूँ इस बीमारी के आगे। मैं इतना फंसा हुआ फील करता हूँ कि मेरे पे ये क्या मुसीबत आ गई है। हमने बहुत बार अपने लव्ड वन से ये सुना है कि मैम एक स्टेज आ गई थी कि ऐसा लगता था इससे अच्छा तो मर ही जाओ। नशा छोड़ा नहीं जा रहा, हेल्प कहीं से मिल नहीं रही है, फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर रही, लोग एक ही बात बोलते हैं, हमारे ऊपर एक तगमा लगा दिया गया है, एक टैग लगा दिया गया है, नशेड़ी है, शराबी। और किसी भी जगह पे जाके ना मेरा मन लगता है, ना मुझसे काम होता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें एक सिम्टम है ना। इमोशन ऐसी होती है कि किसी चीज़ में मन नहीं लगता। हम कहते हैं ना टिकाई नहीं आती, बेचैनी इतनी होती है कि नॉर्मल रूटीन करने में भी मन नहीं लगता, नहाने धोने में, ब्रश करने में, तैयार होने में। वही इंसान जो टॉर से जीता था, टॉर बना के जाता था, अच्छे से ड्रेसअप होता था, उसकी एक इमेज होती थी सब में कि ये बहुत ही हैंडसम बंदा है, स्मार्ट बंदा है, अब वो तैयार भी नहीं हो रहा। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बन रहा किसी चीज़ में, छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बेचैनी इतनी है कि टिका नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा हमसे। देन एग्रेशन एंड साइकोसिस। गुस्सा इतना आता है, और कुछ जैसे कि कुछ ड्रग इंड्यूस्ड बिहेवियर है जो कि साइकोसिस लेके आते हैं, बंदा रियलिटी से दूर चला जाता है, शक, वहम, पैरानोया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इतना ज़्यादा शक आता है मन में कि पता ही नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं। अपने सबसे लव्ड वन, अपनी वाइफ को हम ये कहना शुरू हो जाते हैं कि तुम करेक्टरलेस हो, डिलीजन ऑफ इनफिडिलिटी आ जाती है। ये सारा क्यों आता है? क्योंकि पैरानोया बहुत स्ट्रांग हो जाता है, साइकोसिस बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन ये आता कहाँ से है? ये ड्रग इंड्यूस बिहेवियर होता है हमारा, अल्कोहल इंड्यूस बिहेवियर होता है। एग्रेशन जो गुस्सा है, बेचैनी है, ये क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर वो सब्सटेंस गया है, और उस सब्सटेंस ने अंदर इतना केमिकल इम्बैलेंस कर दिया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। वो हमारे लिए क्राइसिस बन जाता है, और उस क्राइसिस की इंटरवेंशन करनी बहुत लाजमी हो जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक पॉइंट इसमें है सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल मतलब अपने आप को अलग थलग कर देना, अकेले अकेले रहना, गुमसुम रहना, चुप चुप रहना। दिखने वाले को लगता है शायद ये उदास है, शायद ये डिप्रेस्ड है। वो सिर्फ डिप्रेशन का पार्ट नहीं होता, साइकोसिस में भी इंसान अलग अलग रहना शुरू हो जाता है, अपने आप को नॉर्मल सिचुएशन से साइड पे कर लेता है, किनारा कर लेता है, अकेले कमरे में बैठना पसंद करता है, अकेले ही रहना पसंद करता है। देन लो मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आप मेरे साथ इन सब चीज़ों के लिए एग्री करते हैं? ये होता है सब में, मेरे लव वन से चाहिए मुझे। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। और किसी ने ये साइकोसिस वाला पार्ट किया है? किसी ने फेस, चीज़ें दिखाई देनी, सुनाई देनी, शक आना, वहम आना, लगना कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा लगना मेरा ही लव्ड वन, जो मेरा सबसे प्यारा, सबसे करीबी है, शायद वो मेरा अपना नहीं रहा, वो किसी और का हो गया है, या कहीं और वो इन्वॉल्व हो गया, ऐसे थॉट्स आने। ऐसा कभी हुआ है? होता है। तो ये क्यों होता है? ये अब हमारे लिए क्राइसिस बन गया है। जब एडिक्शन आई है तो अकेली एडिक्शन नहीं आई, आपको बता दें। एडिक्शन इज अ मूड डिसऑर्डर, एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल डिजीज, ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। हमारे जो है, हमारे केमिकल इम्बैलेंस इतना हो गया है कि हमारे
सोचने समझने की शक्ति जो है वो खराब हो गई है। मैम ने पहले इनिशियली बताया था, हमारा थॉट, हमारा मूड, हमारा बिहेवियर, हमारी सोचों में प्रॉब्लम हो गई है, पंगा पड़ गया है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहते हैं ना, केमिकल लोचा हो गया है। तो वो केमिकल लोचा हो गया है, केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी इमोशंस आती हैं। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान जिसने नशा किया, हमें पता है वो नशा कर रहा है, लेकिन नशे के साथ साथ वो भागता फिर रहा है, एक जगह टिकाई नहीं आ रही, साथ में उसको गुस्सा आ रहा है, उसके साथ साथ वो शक कर रहा है, वहम कर रहा है। अब ये क्राइसिस बना है कि नहीं बना? बना है। अब इस क्राइसिस में क्या करना पड़ेगा हमें? जब फ्लड्स आए थे, जब वॉर आई थी, जब कोरोना आया था, हमने क्या किया था? हेल्प ली थी और प्रिकॉशंस ली थी और अपनी सेफ्टी देखी थी सबसे पहले। एक इंसान जिसको अपना पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, जिसको यही नहीं पता कि इसको क्या इमोशंस आ रही हैं, उस टाइम पे वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। उस टाइम पे हमें इंटरवीन करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है, ताकि उस क्राइसिस वाली सिचुएशन से उसकी भी सेफ्टी की जाए और बाकियों की भी सेफ्टी की जाए। आपके दांत में दर्द होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप कितने उसके बाद क्या करते हो? कि वेट करते हो या कि और 5-6 दिन दर्द हो, कि आप तुरंत डॉक्टर पे फिर चले जाते हो? राइट वे चले जाते हैं। पेट में दर्द हो रहा है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर क्या होता है? वी गो टू अ डॉक्टर। बुखार नहीं उतर रहा, वी गो टू अ डॉक्टर। हमको सारे फिजिकल सिम्टम्स दिख गए, हम डॉक्टर पे तुरंत चले गए। अब द क्वेश्चन इज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जितने भी हमारे इमोशनल मेंटल क्राइसिस आए, क्या हम इस पे डॉक्टर पे गए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में? कितने साल लग गए? 15-20 साल। ये फर्क है। वहाँ पे हमें इमरजेंसी लगती है, हम तुरंत हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए वहाँ पे भी चले जाते हैं। मतलब आप सोचो, विक्टिम रिलीफ फंड कितना इकट्ठा होके चला गया। वॉर की सिचुएशंस थी, तब भी आसपास के सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। लाइटें बंद थी पर सारी फैमिली, 4-6 लोग सारे इकट्ठे ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे, क्योंकि हमने ब्लैकआउट करना है घर पे। पर यहाँ पे हम इकट्ठे हुए, हमें बाहर से कोई रिलीफ फंड मिला? हमने तो अपने मुंह की बात किसी से बताई भी नहीं। और ये हमारे जो इमोशनल क्राइसिस फिर हमें इमरजेंसी में ले आए। अब आप ये देखिए कि मेंटल हेल्थ को हमने कितना लाइटली लिया हुआ है। हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है जो हमें चला रहा है, उसके लिए हमारे लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मुझसे पूछो, नहीं पूछ पाते। बट हाँ, शारीरिक सेहत के लिए हम फटाफट दोनों ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फिजिकल हेल्थ नहीं देखनी या वो लेस इम्पॉर्टेंट है, इक्वली मेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। बस फ़र्क, भेदभाव इतना है कि उसमें सालों साल लग गए और उसमें हम तुरंत इमरजेंसी लगती है तो हम साथ में ही रिलीफ के लिए निकल पड़ते हैं कि कोई ना कोई मदद हमें मिल जाए। बट यहाँ पे मदद हमने कभी भी नहीं मांगी। Why mental health support matters? Mental health care during a crisis is important. जैसे खाना हमारे लिए एक छत और हमारी दवाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें ये चीज़ें, कि हम रीच आउट कर सकें, हमें कोई सुन ले, इतना ही बहुत है। हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, हमें कोई अंडरस्टैंड कर ले, इतना ही बहुत है। कि मेरे अंदर क्या चल रहा है भाई, तुम सुन तो लो, तुम समझ तो लो मेरे अंदर जो तूफान चल रहा है, मैं किस दर्द में बैठी हूँ। एंड देन उसके बाद इग्नोर इमोशनल वुंड्स दैट कैन लीड टू ट्रॉमा, डिप्रेशन इन फैमिलीज एंड रिस्क ऑफ रिलैप्स। अगर हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल जाती है तो क्या होगा, जो ट्रॉमा, कई बार कई हादसे होते हैं जो हमारे अंदर गहरे घाव छोड़ के जाते हैं, जिनको हम भूल ही नहीं सकते, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल जाए तो हम शायद अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी वापस ले आएँ। रूटीन ख़राब है क्योंकि नींद नहीं आ रही। अब नींद ठीक से नहीं आएगा तो सुबह मूड कैसा होगा, चिड़चिड़ा। नींद ठीक नहीं आ रही तो काम पे अगर हम जा भी रहे हैं या घर का भी काम कर रहे हैं तो बेमने, क्योंकि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड क्या है, एक पूरा भार लेके चल रहे हैं। तो अगर हमें मेंटल हेल्थ एक सपोर्ट मिल जाए तो वो शायद वो जो भारी बस्ता, वो जो हम पकड़ के बैठे हुए हैं, वो उठ जाए। आप एरोप्लेन में जाते हो, आपका बैगेज अलाउड होता है 25 किलो,
23, 25, ठीक है, वो फिजिकल बैगेज है, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल बैगेज, कभी उसका वेट हुआ है कि ये इंसान हवाई जहाज में बैठ रहा है, इसका कितना प्रेशर ये यहाँ पे लेके बैठ रहा है, ये कितनी आयरन नहीं है, सामान का वेट होता है जी, ये इतना होगा, और ये जो इनका केबिन बैग में जाएगा वो 7 किलो होगा, बाकी 15 किलो होगा, बट यहाँ पे जो बैगेज है वी आर कैरिंग, उसका कोई, वो जो बैगेज हम साथ में ले लेके घूमते हैं, उसको उतारने के लिए हमको मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्योंकि वो जो भारी बैग जो हम लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हमको पीछे खींचता है, लग रहा है हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, पर भारी बस्ते के साथ मेरी स्पीड भी कम है, मेरा मन भी नहीं कर रहा, थकावट भी मुझे है, और ना मुझसे मेरा काम पूरा हो पा रहा। सो इसलिए मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ताकि मेरी सोच का सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए, मेरे मूड का सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए, मेरे रिश्तों का, मैं आपस में कनेक्ट कैसे करती हूँ लोगों के साथ, रिलेट कैसे करती हूँ, वो सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए। इसलिए मेंटल हेल्थ मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्यों मुझे उसके ऊपर ध्यान देना। Early emotional support helps reduces panic and hopelessness, improves decision making, strengthen family bonds, prevent long term stress disorders. अब अर्ली सपोर्ट, अर्ली इंटरवेंशन, बार बार हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है? हम इंटरवीन कब करते हैं? जब काम खराब हो जाता है, हम तब लेके आते हैं। आप सब में से, मेरे लव्ड वन भी और मेरी फैमिलीज भी, हम तब लेके आए हैं जब हमें घर पे लगा अब चीज़ें बेकाबू हो गई हैं, पानी सर से ऊपर, अब मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, अब एग्रेशन इतना आ गया। मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ अपनी फैमिली से, अगर आपका लव्ड वन कभी कभी थोड़ी शराब पीता, एक पैग पीता, सो जाता, सुबह अपने सारे कामकाज करता और उसको उसके मूड, थॉट, बिहेवियर में कोई चेंजेस ना आती और वो आपको प्यार से खिड़े मत्थे सुबह मिलता, तो क्या आप उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आते? नहीं। हम लेके तब आए हैं जब थॉट, मूड और सबसे ज़्यादा बिहेवियर में चेंजेस आई, सबसे ज़्यादा हमें दिखा कि अब चीज़ें अनमैनेजेबल हैं, अब अग्रेशन आ रही है, अब रेस्टलेसनेस आ रही है, तब हम लेके आए। अर्ली सपोर्ट का मतलब होता है, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है आपको इतनी सी प्रॉब्लम दिखी है तो आप इमीडिएट हेल्प सीख करें। हमने पहले इनिशियली बात करी थी कि अगर हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर लें टाइम पे, हमें अगर पता है हमारे जीन्स में ये चीज़ है, अगर आपको सबको पता है कि आपके जीन्स में डायबिटीज़ है, शुगर है, तो हम एक स्टेज के बाद क्या करते हैं? काट मीठा खाइए, ज़्यादा ना खाएं, अगर ज़्यादा खाएंगे ये ना हो शुगर हो जाए। पर जब हमें पता है कि हमारे जीन्स में एडिक्शन की बीमारी भी है, या अल्कोहल भी है, या और कोई सब्सटेंस है, या हमारे जीन्स में मूड की प्रॉब्लम है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को डिप्रेशन है, तब हम क्या अर्ली हेल्प लेते हैं? तब हम क्या अर्ली सपोर्ट लेते हैं? हमने कभी भी नहीं ली। अगर हमारे फैमिली में एक लव्ड वन क्राइसिस से होके गुजर चुका है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, क्या जब हमें सिम्टम्स नज़र आए बाकी किसी और में, तो हमने अपनी इमोशनल हेल्थ की उस टाइम पे कोई परवाह नहीं की? जो मैम इमोशनल बैगेज की बात कर रहे हैं, उस बैगेज को हमने कभी शेड ऑफ ही नहीं करा। तो अर्ली इंटरवेंशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, इरिटेशन आ रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा, लो मूड हो रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है किसी चीज़ में, और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान, चाहे वो जो भी है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, ये पहले ऐसे बात करता था, अब थोड़ा सा ये अलग अलग रहना शुरू हो गया है, या थोड़ा सा कम बात कर रहा है, तो अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करें तो हम बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, डिसऑर्डर में तब्दील होने से रोक सकते हैं। स्ट्रेस सबको होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दोनों चीज़ें सब में होती हैं, पर वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ना टर्न करें, उसके लिए हमें अर्ली इंटरवेंशन चाहिए होती है, अर्ली सपोर्ट चाहिए होती है। For families and caregivers, families play a key role in recovery. You can help by. So आज हम बात करें addiction as a catastrophe, addiction as a crisis, addiction as a emergency in our house. तो उस केस में हमको कैसे हेल्प करनी है एज अ फैमिली, क्योंकि वो क्राइसिस में है, जो बंदा क्राइसिस में होता है उसको मदद हमेशा बाहर से मिलती है। जब कोई इंसान ऑपरेशन करा के आता है, जहाँ कोई इंसान कोविड में है, तो हेल्प बाहर से मिलती है, उसके लिए खाना, उसके कपड़े,
उसकी मेडिसिन की टेक केयर कोई हमेशा केयर गिवर करता, क्योंकि वो खुद इंसान अपना कैपेबल ही नहीं है। अगर उसकी टांग में फ्रैक्चर है तो वो खुद नहीं जा पाता ना, तो एक सपोर्ट मिलती है उसको कि उसको वॉशरूम तक भी लेके जाए। उसी तरह हमारे लव्ड वंस की रिकवरी में किसका की रोल, इम्पोर्टेंट रोल किसका है? फैमिली का। और आप घर में, वो जो हम कहते हैं ना कि घर ही पहला रिहाब होता है, तो घर में रिहाब जो हम कहते हैं कि फर्स्ट रिहाब, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से मिलती है? घर से, क्योंकि हमारा लव्ड वन सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा? घर वालों को। और अगर भी नहीं भी कर पा रहा, हम तो कर सकते हैं, ठीक है? वो मदद नहीं मांग सकता, हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? बाय लिसनिंग विदाउट जजमेंट, कि उसकी बात एक बार सुन तो ले बिना टोके। वो बोलना तैयार होता है, हमारा क्वेश्चन पहले तैयार होता है, हम उसकी बात भी नहीं सुन पाते, हम पहले बीच में से प्रोब करना शुरू करते हैं। तेरा हाल ही है रहना, तू ठीक नहीं होना। वो अपने दिल की बात कर रहा है कि मेरे को आज ठीक नहीं लग रहा, मुझे क्रेविंग्स हो रही है, तू नहीं सुधरना। इज दिट लिसनिंग एड है कि ये जजमेंट एड है? कोई आपको अगली बार अपनी बात सुनाएगा कि मैं बात करने जाता हूँ, ये पहले ही टोक देते हैं, ये पहले ही गुस्सा कर देते हैं, इनमें तो वो सुनने की पेशेंस भी नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, किसी की बात, जब वो कोई बात सुन रहा है तो आप बिल्कुल हेयर एंड नाउ में उसकी बात सुन लें। उसको लगेगा कि उसकी बात सुनी गई है, उसकी बात को वैलिडेट किया गया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड ब्लेमिंग और शेमिंग। मतलब ना हम शेम इंड्यूस करें ना ब्लेम करें, क्योंकि दोनों चीज़ें होती है। हम क्या टीका लगाते हैं, तेरे कारण तो ऑलरेडी हमारा सारा खराब हो चुका है, हमारी इज्जत के बाद पोस्टर लगे हुए हैं। डोंट इंड्यूस शेम। जो ये तेरे कारण वर्ड है ना, ये किसी के मोरल को तोड़ देता। हो गया बीमारी में, आपको लगता है कि जो इंसान अपना नुकसान खुद कर रहा है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है? मेंटल हेल्थ की सीधी डेफिनेशन, जब कोई अपना नुकसान कर रहा है इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ऐसे फैसले नहीं करेगा जिससे उसी का ही पतन हो रहा है, जिससे उसी की लाइफ पीछे की तरफ जा रही है। तो मेंटल हेल्थ में कोई सींग नहीं उगते कि हमें पता लग जाए कि इसकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है। मेंटल हेल्थ में सिंपल आप देखो, एक इंसान अपनी लाइफ में जो फैसले कर रहा है, जो अपनी लाइफ में डिसीजन कर रहा है, वो उसको उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं कि उसी का नुकसान कर रहे हैं। अगर उसी का नुकसान कर रहे हैं और वही वो एक्शन बार बार करता जा रहा है, तो प्रॉबेबली इसका मतलब क्या है? उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। एंड देन इंकरेजिंग इमोशनल एक्सप्रेशन, इट्स ओके टू क्राई। कोई बात नहीं, रोने तो रो के कहते हैं ना मन हल्का हो जाता है। सो अगर कोई बात करके अगर आंसू दे तो चुप मत कराइए, लेट देम, अंदर से बहाव, अंदर से स्टीम निकलने दो कुकर की, ठीक है? तो वो अपने मन की बात कह के खुद ही थोड़ा सा शांत हो जाएगा। एंड देन स्पेंडिंग द टाइम टुगेदर इन कामिंग एक्टिविटीज़, जो हमने कोविड में किया था। कोविड में चाहे हमारा जो प्राइम इमोशन डर था, बट जो फैमिली का कनेक्शन जो उन दिनों में 1-1.5 महीना रहा है, सारे इकट्ठे खाना खा रहे, सारे काम घर के हो रहे थे इकट्ठे, कोई बर्तन कर रहा था, कोई बेडिंग कर रहा था, कोई सब्जी कर रहा था, क्योंकि इतना क्लोजली टाइम मुझे लगता है लाइफ में किसी ने अपनी फैमिली के साथ नहीं बताया कि आप 24/7 अपने बच्चे, अपने घर के बड़े, आपके अपने हस्बैंड, सबके साथ हो। मतलब वो टाइम भी तो हमने बहुत उस वे में रैलिश किया था। 2 घंटे के बाद हर टाइम पे क्या था? किचन में जाओ कुछ बना लाओ, क्योंकि कोई और काम ही नहीं था। टीवी देख लो, वो सुबह सुबह रामायण चलती थी कोविड के टाइम में, सारा घर इकट्ठा हो जाता था। याद है सबको 2020 में वो रामायण, वो छोटे होते वाली रामायण कोविड में फिर से सबने इकट्ठे बैठ के देखी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिकॉग्नाइजिंग अर्ली साइंस ऑफ डिस्ट्रेस और रिलैप्स। हमेशा कुछ वार्निंग साइंस आते हैं, गुस्सा, इरिटेशन, नींद नहीं आ रही, खाने पीने का, कभी कभार इट्स ओके, मेरा मन नहीं ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया। बट अगर ये कंसिस्टेंटली चल रहा है कुछ दिन, कुछ हफ्ते, देन इसका मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गई। मूड उदास है, बट अगर ये 14 दिन तक चल रहा है, देन इसका मतलब मुझे किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। चिंता हम सबको है, बट अब चिंता हो रही है कि ये घर से बाहर जाएंगे, इनका एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा, तो मुझे हेल्प की ज़रूरत है।
सो हमको ये चीज़ें देखनी है कि वार्निंग साइंस क्या है, कि इतने दिन से भाई इसको हफ्ता हो गया, महीना हो गया, नींद नहीं आ रही, ये हफ्ता हो गया, जैसे हम कह रहे हैं ना यार ये कह रहा है सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाई लेते हैं। उसी तरह आपको लगता है कि इसके सोचों के पैटर्न में ठीक नहीं है, महीने हो गए, इसका शक वहम बढ़ता जा रहा है, हेल्प की ज़रूरत है। इसका मूड लो है तो हेल्प की ज़रूरत है। इसका स्वभाव जहाँ बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लिया, जहाँ स्वभाव बिल्कुल तोड़फोड़ वाला हो गया है, तो इसको प्रोफेशनल की ज़रूरत है। How to take care of your mental health? सबसे पहले acknowledge your feelings. Say to yourself, it's okay to feel scared, angry or sad. Don't judge your emotion, accept them as natural response. अगर आपको डर आ रहा है, आपको चिंता हो रही है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने आप को बोलो इट्स ओके, इट इज़ माई नेचुरल इमोशन, जो ये सिचुएशन हुई है, पर इसमें अब मैं करूँ क्या? सबसे पहले कहो इट्स ओके, बट करूँ क्या? नेक्स्ट स्टेप इज टॉक टू समवन। किसी ऐसे बंदे से बात करो जो आपकी बात को सुन रहा है। अभी मैम ने बीच में बोला था कि आपकी इमोशंस की वैलिडेशन नहीं होती, आप जो बात करते हैं उसको सुना नहीं जाता। एक होता है आप बैठे हो किसी के साथ और वो सुन रहा है, बस सुन ही रहा है। एक होता है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। आपकी बात सुन के आपको वो जवाब भी दे रहा है। हमेशा सोल्यूशन नहीं देना होता कि इसको ऐसे कर ले, इसको वैसे कर ले। बात को सुन के सिर्फ ये बताना कि येस आई एम देयर फॉर यू। तो आप किसी से अपनी बात को शेयर करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कोई है जो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, जो मुझे क्राइसिस में हेल्प करेगा। देन द नेक्स्ट इज स्टिक टू अ रूटीन। जब भी क्राइसिस आए, जैसे कोविड आया, वॉर आई, कुछ भी आया, बहुत सारे लोगों ने कई बार ना लेट उठना शुरू कर दिया, कई बार लेट खाना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका रूटीन नहीं टूटना चाहिए। आपका टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, खाना ठीक से खाना, बैलेंस डाइट लेनी, एक्सरसाइज घर के अंदर ही कर लो अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे किसी भी कारण से, और बातचीत करनी, अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी गुड स्लीप, आपकी नींद पूरी होना अच्छे से 8 घंटे, और टाइम पे सोना। ये नहीं है कि चलो अब तो सिचुएशन ऐसी है तो कहीं बाहर जाना नहीं है। हम ऐसा करते हैं रात सारी बैठ के तो मूवी देखते हैं, हम अपनी नेटफ्लिक्स देखते हैं और दिन में सोते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट। आपका रूटीन पे स्टिक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बताओ कि अगर कुदरत ने हमारे अंदर एक रूटीन लगाई हुई है, ठीक है, हमारे दिल का जो धड़कन है बिल्कुल अपनी रूटीन में धड़क रहा है, अगर सपोज वो भूल जाए, वो अपनी रूटीन में ना आए, हम कहते हैं ना हम 10 की जगह 12 बजे सो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो कुदरत ये हमारी लंग्स बोलें कि नहीं अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा सा रेस्ट पे चले जाती हूँ, मैं ये इन आउट का खेल, सांस लेना सांस छोड़ना बाद में करता हूँ, अपनी रूटीन भूल जाए, फिर क्या होगा? तो हम अपनी रूटीन में फिर क्यों नहीं आते? दिन टाइम पे चढ़ जाता है, रात टाइम पे पड़ जाती है, पंछी सुबह आ जाते हैं, रात को टाइम पे चले जाते हैं, हमको क्या हो जाता? हम अपनी रूटीन से कैसे डेविएट हो जाते हैं? हम लेट ही नहीं होते, हम 2 मिनट पहले होते हैं। वेरी गुड, आप प्रोएक्टिव। हम अभी बात कर रहे हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बात भी करनी है और रूटीन में भी रहना है। उसके बाद एक ये सिंपल सी टेक्निक है, ब्रीद एंड ग्राउंड योरसेल्फ। 5 4 3 2 1 की टेक्निक है जी। 5 थिंग्स यू कैन सी, 4 थिंग्स यू कैन टच, 3 थिंग्स यू कैन हियर, 2 थिंग्स यू कैन स्मेल एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट। जब भी कोई थॉट आता है, जब भी कोई फेयर आता है, जब भी कोई क्राइसिस आता है, इमीडिएट ये वाली ग्राउंडिंग टेक्निक हम कर सकते हैं। 5 3 4 2 1। 5 चीज़ें जो आप आसपास देख सकते हैं, 4 चीज़ें जो आप सुन सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, 3 चीज़ें, 2 चीज़ें जो टच कर सकते हैं, 1 चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आपको ना अर्ली इंटरवेंशन की चीज़ें बता रहे हैं कि ताकि बीमारी बढ़े ना, प्रॉब्लम बढ़े ना, उसके लिए बताया जा रहा है। When to seek professional help? Consult a mental health professional if you and your loved one experience. तो हमको अपनी मेंटल हेल्थ और हमारे आसपास जो हमारे अपने प्यारे हैं उनकी मेंटल हेल्थ को देखना है, और वो उसके साइंस बड़े इजी है। जैसे खांसी बुखार से पता लग जाता है कि ये ठीक नहीं है,
तो मेंटल हेल्थ के कुछ कौन से छोटे छोटे ऐसे लक्षण होंगे जिससे हमें पता लग जाएगा। कंटिन्यूअस सैडनेस, जो हमने बोला कि अगर 14-15 दिन से उसका मूड उदासी है, वो खाना नहीं खा रहा, उसकी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ उसको नींद नहीं आ रही, तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ। जैसे आप दूसरे डॉक्टर फिजिशियन पे जाते हो तो यहाँ पे किसके पास आना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। पैनिक अटैक्स और नाइटमेयर्स, सडन एकदम आपको लगे कि डर आपके अंदर इकट्ठा हो गया, आपके दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो गई, आपको लगता है कि शायद मुझे कुछ हो ही जाएगा, अभी मैं अगर यहाँ से बाहर निकली तो पक्का मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा, जहाँ मेरे लव्ड वन के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। अब दिन भर ऐसी सोच चिंता वाली चलती रहती है, तो इसका मतलब ये एक लक्षण है। जैसे शरीर को बुखार चढ़ा तो मेरे यहाँ पे भी कोई ना कोई बुखार चढ़ गया है, जो मेरी सोच को नेगेटिव कर रहा है। देन उसके बाद लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में रुझान नहीं है। जो चीज़ें आप करते थे, नहाते थे, काम पे जाते थे, आप अपनी गेम पे जाते थे, शाम को सैर पे जाते थे, आपने वो सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। फिर आप कितने दिन देख रहे हो, हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, देन रश टू अ डॉक्टर। रात को सोए सोए आपको अचानक तरेलियाँ आती हैं और रोज़ आप देखते हो कि मुझे कोई बुरा सपना आ रहा है, जहाँ आपको लगता है कि कोई ना कोई हादसा इसके साथ हो जाएगा, जब मेरे साथ कुछ हो जाएगा, और ये सोच ही नहीं जा रही, देन यू नीड हेल्प। थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, मेरे अंदर इरादा है, सोच आ रही है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँ। अग्रेशन, तोड़फोड़ है, हमेशा मन खींचा हुआ है, अकेले रहने को दिल करता है, जहाँ मैं सब्सटेंस यूज़ करने में वापस चला गया हूँ। मेंटल हेल्थ के नीचे ही एडिक्शन का चैप्टर है। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, वो वल्नरेबल होते हैं एडिक्शन में जाने के लिए। वेरी हार्ड स्टेटमेंट। इसका मतलब हमारी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसके कारण हम सब्सटेंस की तरफ इंक्लाइन होते जाते हैं। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ, मानसिक सेहत ठीक है, उनके लिए नशा वो नहीं बनता, एक अपने स्ट्रेस को कोप करने का, मैनेज करने का तरीका नहीं बनता। क्योंकि जिन लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक होती है, वो अपनी कैपेसिटीज़ भी जानते हैं, वो अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस, उनकी लाइफ में जो स्ट्रेसेस हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से मैनेज करते। क्योंकि मेंटल हेल्थ ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो कहता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएंगे, बट आप उसको अच्छे से मैनेज और कोप अप कर लेते हो। आपके पास वो क्षमता है, आप पहचान पाते हो। क्योंकि हम MR नहीं है। आपने देखे ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, उनको पता ही नहीं लगता नहाना कैसे, खाना कैसे, कपड़े कैसे डालने हैं। तो मेंटल हेल्थ में क्या कहते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी को पहचान पा रहे हो, आप लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से डील कर पा रहे हो, आप प्रोडक्टिवली अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे हो, एंड यू कैन रिलेट। आप इंसान हो, आप दूसरों के बात से अपने आप को रिलेट कर पाते हो, उसकी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो। ये मेंटल हेल्थ सही, जिनकी मेंटल हेल्थ है, वो अपनी लाइफ में भी एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं और अपने आसपास की कम्युनिटी में भी दे आर प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते। अब सिंपल डेली सेल्फ केयर प्लान है। सबसे पहले मेरा सवाल है, सबसे पहले उठ के हम क्या करते हैं? उठते सार हम क्या करते हैं? हाँ जी, उससे पहले मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, क्या है, ठीक है। सबसे पहले उठ के सबसे पहला स्टेप है मॉर्निंग डीप ब्रीथिंग। जैसे ही आप उठे हो, अपने बेड पे बैठ के 4-5 बार लंबे लंबे सांस लीजिए, और साथ में जिस भी परमात्मा को, जिस भी प्रभु को आप याद करते हो, उनका नाम 5 टाइम्स ले लीजिए। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ये होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट एक्टिविटी। नंबर 2 इज आफ्टरनून टॉक टू अ सपोर्टिव पर्सन फॉर इमोशनल रिलीज। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना सबसे पहले उठ के, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले जब सबसे पहले उठे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो टिप है वो है डीप ब्रीदिंग करके वाहिगुरु का नाम, परमात्मा का नाम लें। सेकंड स्टेप है दोपहर को आप किसी एक ऐसे बंदे से बात करें जो आपकी बात सुनता हो, समझता हो, चाहे हम 2 मिनट्स या 5 मिनट्स टॉक करें। अगर वो हमारे पास नहीं है तो उस पर कॉल करके हम उससे बात करें। नेक्स्ट स्टेप है इवनिंग ग्रैटिट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर। जब हम शाम की चाय पीते हैं, दोपहर का जब खाना खाया तो साथ में किसी से बात कर ली जो आपको सुनता है, समझता है। शाम को जब हम चाय पीते हैं तो शाम को शुक्राना करें 3 चीज़ें मिनिमम
जो परमात्मा ने आपको दी हैं। 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। उसके बाद हम डेली इन्वेंट्री लिखें, मिनी इन्वेंट्री लिखें कि हमारा आज का दिन कैसा था, आज के दिन में हमने क्या क्या फील किया, और जो हमने फील किया उसका कल मेरा दिन कैसे अच्छा हो, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे अंदर किसी के लिए कोई रंजिश आई, कोई गुस्सा आया, कोई डर आया, कौन सी इमोशन आई, उसको मैं आगे के लिए कैसे अमेंड कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। और रात को सोने से पहले हम फिर से शुक्राना कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं रिलैक्सिंग, या कोई मेडिटेशन वाला, और परमात्मा का नाम लेके हम सो सकते हैं। ये सिंपल से टिप्स हैं जो कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बात करनी, शेयर करना। शेयर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम शेयर करेंगे तो हमारे मूड डिसऑर्डर नहीं होंगे। हमारी जब बात को वैलिडेशन मिलेगी, हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जैसे मैम ने भी बताया था, कुकर की सीटी ना बजती हो तो कुकर फट जाता है ना, तो वो हमारा कुकर फटेगा नहीं, फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें बात नहीं करनी आती, हमें एक्सप्रेस नहीं करना आता। या तो हम ओवर एक्सप्रेस करते हैं या हम चुप कर देते हैं, चुप बढ़ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, किसी का कोई सवाल आज के सेशन में? सो मेंटल हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे जो लव्ड वंस हैं, उनका ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, उसके साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ भी देखें। अगर हमें कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, कोई भी एंग्जाइटी आ रही है, तो इससे पहले कि वो प्रॉब्लम बने, हम पहले उसके लिए मदद लें। आपके पास, सबके पास अपने अपने पर्सनल थेरेपिस्ट का नंबर है, फैमिली काउंसलर का नंबर है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है कि हमारी फिज़िकल जो हमारी स्टेबिलिटी है, हमारा पैसा,